नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ बुलेटिन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पीएफआई रेड को लेकर मचे घमासान पर करेंगे, क्योंकि एक तरफ पीएफआई के आतंकी साजिश के कनेक्शन की बात सामने आई है, दूसरी तरफ इस पर सियासत और हंगामा दोनों शुरू हो गया। खबर है कि पीएफआई के पास बीजेपी और आरएसएस के हर नेता की तस्वीर और पता की जानकारी मिली है। दूसरी तरफ केरल के कई शहरों में आज इसे लेकर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा भी किया। तो अब इस पर खूब सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। पीएफआई पर प्रहार, चौतरफा हाहाकार। केरल में शहर शहर पीएफआई का उत्पात। ये तस्वीर विरोध की है, ये तस्वीर प्रतिशोध की है, ये तस्वीर है छापेमारी के खिलाफ। गुरुवार को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी का असर शुक्रवार को दिखा, जब केरल में पीएफआई ने बंद बुलाया। हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ गई। खबर है कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने कहीं गाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया, कहीं पुलिस वालों को ही निशाने पर लिया गया। हालात ऐसे बनते गए कि जगह जगह अतिरिक्त पुलिस वालों को तैनात करने की जरूरत पड़ गई। ये वही तस्वीर है जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बस को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुबह में कितने बजे पत्थरबाजी हुई है? 5:55 अल्ले एतना 6 बजे 6 बजे हुआ। आप कहां से कहां जा रहे थे? आलवा से पेरुम्बावूर से आलवा जा रहे थे। सर आप कहां से कहां जा रहे थे? पेरुम्बावूर से आलवा जा रहा था। अच्छा। सुबह 6 बजे हुआ था ये। सुबह 6 बजे हुआ है। अच्छा, आप बस में कितने लोग थे जब? 16 लोग हैं। 16 लोग थे। 16 लोग बस से जा रहे थे सुबह पेरुम्बावूर से आलवा जा रहे थे। तो क्या हुआ, किसने पत्थर मारा? तो 3 आदमी वो बाइक पे आया है और वो रुक के बस रोक के पत्थर मारा था। बस कहाँ पे रोका था? इधर सामने वो एमएस स्टॉप है जी, एमएस स्टॉप है। सॉरी ഏതാ സ്റ്റോപ്പ് ഏതായിരുന്നു? एमएलए स्टॉप पे 3 लोग बस बाइक में आए। चेहरा ढका हुआ था, चेहरा खुला था? चेहरा हेलमेट पे ढका हुआ था। हेलमेट पहना था, चेहरा नहीं पता चला। बस में पैसेंजर कितने थे जब? 16 पैसेंजर थे। 16 पैसेंजर थे। किसी को चोट लगी? नहीं किसी को। तो ये पत्थर फेंका उन्होंने? दो पत्थर फेंका। एक यहाँ पे दिखाई, ये पत्थर है और यू कैन सी दिस इज 2 स्टोन्स, बिग स्टोन्स। 2 पुलिस वालों पर हमला किया गया है। घात लगाकर पुलिस वालों को टारगेट किया गया। पीएफआई सदस्यों पर पेट्रोल बम फेंकने का भी आरोप है। കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കൊല്ലേണ്ടവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കൊന്ന ആദ്യത്തെ കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിയിൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ആർഎസ്എസ് ബിജെപി നേതാക്കന്മാരുടെയും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആലത്തൂരുള്ള ആർഎസ്എസ് ബിജെപി നേതാക്കന്മാരുടെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി सूचित ഈ പ്രതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. सिर्फ राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही नहीं, कोयट्टम में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही कन्नूर में पीएफआई सदस्यों द्वारा पेट्रोल बम फेंके जाने की खबर है। वहीं कोल्लम में पुलिस पर हमला किए जाने का मामला भी सामने आया। इस बीच केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना इजाजत राज्य में बंद नहीं बुलाया जा सकता। केरल के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। इस सबसे पहले 14 राज्यों में पीएफआई के 80 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। कुल 15 घंटे में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए। खबर यह भी कि छापेमारी के दौरान दिल्ली के एक राज्यसभा सांसद के भी पीएफआई कनेक्शन सामने आ गए हैं। एनआईए की छापेमारी के बाद से पीएफआई पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएफआई का टेरर कनेक्शन है और बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। ये सारी बातें एनआईए की रिमांड कॉपी से सामने आई। टाइम्स नाउ नवभारत के पास रिमांड एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसमें पीएफआई के नापाक मंसूबों का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है।
पीएफआई के निशाने पर पीएम मोदी थे। संघ के बड़े नेता भी पीएफआई के निशाने पर थे। बड़े नेताओं को टारगेट करने की तैयारी चल रही थी। पहले छापेमारी, फिर हिंसा और अब इस सब पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरएसएस ने पीएफआई को देश के लिए खतरनाक बताया, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि नॉर्थ केरल के अंदर पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर के नक्शे और पड़ोस के नक्शे भी सारी डिटेल उनके पास मौजूद हैं। पिछले 20-50 वर्षों में जो भी सत्ताएं प्रदेशों में रही, जो भी सत्ता इस समय हिंदुस्तान में रही, उन सब ने जो जानकारियां इकट्ठी की हुई हैं वो चौंकाने वाली थी हैं। इसलिए चाहे आतंकवाद की शक्ल हो, चाहे नक्सलवाद की शक्ल हो, चाहे मजहबी और जातीय दंगे की शक्ल हो, चाहे सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, ये सब हिंसा के रास्ते से देश में विनाशक रूप धारण किए हुए हैं। पीएफआई के बहाने खुलकर दो समुदायों को लेकर सियासत शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद इस कार्रवाई को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की बात कह रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए खतरनाक है, या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासत। समाजवादी पार्टी इसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, तो बीजेपी इसे उचित कार्रवाई बताने में चौतरफा जुटी हुई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस रेड के खिलाफ बोलने वालों पर राजनीति करने का आरोप मढ़ रहे हैं। पीएफआई को लेकर के कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, जिनके खिलाफ एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी पहले भी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पीएफआई क्या है? पीएफआई मैं जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं, वो सिमी का बदला हुआ रूप है। छापेमारी के बाद से पीएफआई का आतंक कनेक्शन बताया जा रहा है। साथ ही इसे लेकर जारी सियासत अब धीरे धीरे अलग रंग पकड़ता दिख रहा है। यह अलग बात है कि बीजेपी हमेशा की तरह इस पूरे खेल में आगे नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात ब्रिटेन की करेंगे, जहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हिंदू और हिंदुओं की पहचान बताने वाली जगहों का अपमान किया गया है और उन्हें निशाना बनाया गया है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और सवाल यह भी है कि क्या ब्रिटेन सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट देखिए आप। पहले लीस्टर, फिर हैम्पशायर, अब लंदन। एक के बाद एक ब्रिटेन में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? हिंदुओं के इलाकों, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? ब्रिटेन में कट्टरपंथी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 28 अगस्त, फिर 6 सितंबर, फिर 18 सितंबर को लेस्टर में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद 20 सितंबर को बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर पर हमला बोल दिया गया। अब लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने नारेबाजी की गई है। इन तस्वीरों को देखिए। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने करीब 2 दर्जन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बैनर पोस्टर के साथ लोग जमा हो गए। उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई।
भीड़ मोदी विरोधी नारे लगा रही थी, आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, इस्लामोफोबिया की बातें की जा रही थी। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन में हिंदू फोबिया क्यों फैलाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब ये आग भारतीय उच्चायोग तक पहुंच गई। मुसलमान क्या मांगे? आजादी। हिंदू क्या मांगे? आजादी। मजदूर क्या मांगे? आजादी। मजदूर का नारा आजादी। किसान का नारा आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को ब्रिटेन में खुलेआम धमकियां क्यों दी जा रही हैं। You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this. We're here now, outside the Mandir. It's a peaceful protest. We're not causing no trouble. I've got a message for you. And that message is that we don't care where you're from. You're coming in our ends now. You're coming in our area. We don't care what group you belong to. But we are people who are from Birmingham who will eat you alive. So you and your boys, and you want to attack Muslim, we will defend the honor. When we will defend the honor of Muslim. I've been here. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात बिहार की करेंगे क्योंकि आज बिहार के पूर्णिया में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल इलाके में डर का जिक्र किया। साथ ही लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए बेफिक्र रहने की गुजारिश भी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच सीमांचल में डर का माहौल है? क्या इस डर की वजह से आबादी के अनुपात में 360 डिग्री तब्दीली है? क्या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सीमांचल के हिंदू पलायन को मजबूर हैं? इन सारे सवालों की पड़ताल सीधे सीमांचल के किशनगंज से हमारी इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। क्या हिंदुस्तान में ही हिंदू अल्पसंख्यक बन गए? बॉर्डर पर बेशुमार मीट फैक्ट्री साजिश कितनी बड़ी? सीमांचल में घुसपैठ जिहाद एक्सपोज्ड। आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। बिहार के पूर्णिया में देश के गृह मंत्री की जुबान से निकली ये बातें बेहद गंभीर है। पूर्णिया यानी सीमांचल का वो इलाका जहां देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में लगातार कमी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए मुस्लिम आबादी में आसमानी इजाफे के दावे किए जाते हैं। अगर 1951 के बाद से अगर देखेंगे तो देश में लगभग 4.5% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, लेकिन किशनगंज के अंदर 13.5% बढ़ी है। 61 के बाद भी अगर आप लेते हैं तो अब यहाँ देखिए 61 से लेकर के और 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है 3.52 3.5%। लेकिन किशनगंज जहाँ मुस्लिम जो ये था ये बढ़ गई 14.19। ये 52% था। हाँ 52% था, अब हो गया 38.24% यहाँ पर हिंदू। हाँ और मुसलमान, हाँ मुसलमान 46.37 थे, बढ़ के हो गए 60.56। सीनियर नेता और सीमांचल पर शोध करने वाले हरेंद्र प्रताप के ये दावे अगर सही हैं, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह की आशंका सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अलर्ट करने वाली है। सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब हाँ जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं
ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई सीमांचल में डर का माहौल है? क्या सचमुच दहशत की वजह विदेशी घुसपैठियों के जरिए आबादी के अनुपात में तब्दीली का खतरनाक प्लान है? इसकी जमीनी पड़ताल आपको सीमांचल के किशनगंज से ही दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि सीमांचल है कहां। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, यही वो 4 जिले हैं जिसे सीमांचल कहा जाता है, जहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ के दावे किए जाते हैं। सीमांचल के बड़े जानकार हरेंद्र प्रताप के मुताबिक बांग्लादेश के बिल्कुल करीब किशनगंज में जो बहुसंख्यक थे वो अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और जो पहले अल्पसंख्यक थे वो आज बहुसंख्यक हो चुके हैं, जो एक गहरी और बड़ी साजिश का नतीजा है। जो किशनगंज है, यहीं से पूरे 8 राज्य भारत के जुड़े हुए हैं, चाहे सिक्किम हो, आसाम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, मेघालय। चिकन नेक जो बोलते हैं, चिकन नेक कहते हैं। वहाँ से बांग्लादेश मात्र 22-25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी को शर्जील इमाम ने कहा था कि हम काट देंगे, जिसके कारण वो जेल में बंद है। सीमांचल के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, इसे लेकर बहस बहुत पुरानी है। घुसपैठिए कितने हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन सीमांचल के 4 जिलों में मुसलमान और हिंदू आबादी का अनुपात कितना है ये जानना बहुत आसान है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिम 67.98% हैं, तो हिंदू सिर्फ 31.43%। कटिहार में मुस्लिम 44.47% हैं, तो हिंदू 54.85%। पूर्णिया में मुस्लिम 38.46% हैं, तो हिंदू 60.94%। जबकि अररिया में मुस्लिम 42.95% हैं, तो हिंदू 56.68%। ये आंकड़े 11 साल पहले के हैं। जाहिर है इसमें भी तब्दीली आ चुकी होगी, लेकिन क्या वाकई सीमांचल की हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि वहां के हिंदू खौफजदा हैं? कश्मीर से भी भयानक स्थिति आज पूर्णिया, कटिहार में आप जाके दौरा देखिए, वहाँ का हिंदू भयभीत है, डरा हुआ है। उसकी कब इज्जत लूटी जाएगी ये कहना मुश्किल है। अररिया के भरगामा में एक 6 साल की, जिसको फांसी की सजा सुनाई, अभी वो मामला अटका चल रहा है, 6 साल की बच्ची को और रेप किया है, और वो भयानक क्रिमिनल है, उसको पुलिस पकड़ने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। ऐसी अनेकों घटनाएं घट रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम किशनगंज पहुंची, जहां सीमावर्ती इलाके में पहुंचते ही एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के टेरर से बीते 6 महीने से डर के साए में जीने को मजबूर है। किशनगंज के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहां पर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं लगातार, और वहां पर अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक शख्स ऐसे ही मौजूद है, यहाँ पर किशनगंज में हैं। उनका ज़मीन जो है वो कब्जा किया गया। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ये क्या कागज़ है, आप लोगों के साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे पिताजी के द्वारा मेरे मम्मी के नाम पे और रजनीश कुमार भगत के नाम पे और बिंदा देवी के नाम पे 3 एकड़ ज़मीन मेरे पिताजी के द्वारा रजिस्ट्री करके दिया गया है, जिसका केवाला मेरे पास है। मेरे ज़मीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए के द्वारा जोर जबरान कब्जा और आज से 6 महीना से बार बार धमकी दे रहा है कि तुम्हारा ज़मीन हड़प लेंगे, गलत तरह से किसी तरह रजिस्ट्री करवा के मेरे ज़मीन को, मेरे चल अचल संपत्ति को, और बार बार हमको जान से मारने का धमकी और ज़मीन पर कब्जा करने का धमकी दिया जा रहा है। किसी को जमीन पर कब्जे की धमकी मिल रही है तो कई लोगों का दावा यहाँ तक है कि उनकी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा भी कर लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे सीमांचल के इलाके में हो रहा है, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम किशनगंज के टप्पू इलाके में हैं और यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि एक गांव है जहाँ पर जिनके ज़मीनों पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। किस तरह से उनके ज़मीन को कब्जा कर रही है। ये तमाम लोग इसी गांव के हैं। एक बार इन लोगों से सीधे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। ये बताइए कि आप जो ज़मीन की बात कर रहे हैं क्या हुआ था? मैंने यहाँ सर हम लोग मैंने जो है उसमें जो है जोताबाद करते आ रहे थे, उसमें जोर ज़बरदस्ती घर बना लिया। हाँ, और जनानी लोग, हम लोग घर में नहीं थे, जनानी लोगों को मार पीट करके मैंने
16 में कसने का मैंने शुरू किया था। कब से आप लोग वहाँ पे जो वहाँ खेती करते थे? 1952-56 का मैंने जो है मैंने हम लोगों का पास कागज है। ये जो आपका जमींदारी वाला कागज भी है, जमींदारी वाला कागज भी है। अच्छा, ये हम लोगों के पास रसीद भी है, जो जमीन बैठाया था जमीन का उसका कागज भी है, उसका मैंने उसका रसीद भी है हम लोगों के पास। तो ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? ये रफीक मरंडी, रफीक भटिया सरताबादी। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये वो बांग्लादेशी सब है सर। किशनगंज का ये इलाका नेपाल से भी सटा है, बॉर्डर बिल्कुल खुला है। आलम ये कि कोई भी बेरोक टोक कभी भी भारत में दाखिल हो सकता है। बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज, अररिया, इस तरह के जो जिले हैं उसमें जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लगातार इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, उसकी पड़ताल करने हम पहुँचे हैं किशनगंज के। ये जो आप देख रहे हैं ये किशनगंज का दिघल बैंक का इलाका है और ये नेपाल से सटा हुआ ये बॉर्डर है। ये जो आप देख रहे हैं कुछ लोग उधर से आप देख रहे हैं आ रहे हैं साइकिल से, ये नेपाल से इधर आ रहे हैं ये लोग। और ये ओपन बॉर्डर है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बैरिकेटिंग नहीं है, ना कोई यहाँ पर मौजूद है अभी फिलहाल जो कि जांच पड़ताल भी करे। ये जो नेपाल आते जाते हैं तो कोई जांच पड़ताल यहाँ होती है? नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, बस रोक टोक करते हैं। किसी को संदेह अगर मिलते हैं कि इनके पास कोई सामान उमान है कि नहीं, बाकी ऐसे तो जान पहचान ही है। इन टाइम आना जाना मिलना 24 घंटे यहाँ रहते हैं? जी हाँ, 24 घंटे रहते हैं। अच्छा जी। तो शाम 6 बजे के बाद क्या बंद हो जाता है? शाम 6 बजने के बाद ये लोग चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। 1 घंटा के गैपिंग रहते हैं बीच में, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। जी जी, ये लोग यहाँ से निकलते हैं, वो लोग वहाँ से निकलते हैं, इस बीच में बॉर्डर खाली रहता है। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत पुराना है। 1980 के दशक से ही ये मसला विधानसभा में उठता रहा है। गणेश प्रसाद यादव ये शून्यकाल के अंदर उठाया है कि पूर्णिया जिला में बांग्लादेश के घुसपैठियों का आना जारी है और वे ऊंची कीमत पर जमीन खरीदकर बसते चले जा रहे हैं। ठीक है, गणेश यादव उठा रहे हैं। गणेश सभा में क्वेश्चन किया विधानसभा के 22/7/1981 को। समाजवादी विचारधारा वाले दिवंगत गणेश यादव ने ही कम्युनिस्ट अजीत सरकार ने भी इस मुद्दे को असेंबली में उठाया था। अजीत सरकार CPM MLA alleged here on April 5 that over 50,000 foreign nationals had infiltrated into Bihar from Bangladesh during past 2 months, 2 महीना के अंदर। बाद में 1992 में सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़ा किया है विधानसभा के अंदर और उन्होंने कहा है कि बिहार के 12 जिलों में 18 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। दावा किया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वाया पश्चिम बंगाल सीमांचल में घुसपैठ करते हैं और फिर मदरसे और मस्जिदों के जरिए इन्हें बसाने के प्लान को अंजाम दिया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि किशनगंज के गांवों से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह है यहाँ अचानक बेतहाशा खुली मीट फैक्ट्रियां। और अभी हम पोठिया पंचायत में है, यहाँ पर मौजूद है। ये किशनगंज का ही इलाका है और यहाँ पर देखिए कई लोग जो हिंदू परिवार है वो हमारे साथ यहाँ इस गांव के मौजूद है और इनका जो दर्द है वो ये है कि इस इलाके में मीट फैक्ट्री को लेकर काफ़ी परेशानी इन लोगों को है, क्योंकि यहाँ पर कई मीट फैक्ट्री जो है इस पूरे इलाके में बनाए गए हैं, जिस वजह से ये जो ग्रामीण है जो मीट फैक्ट्री के बगल में रहते हैं, इन लोगों की परेशानी ये है कि इतना दुर्गंध उस मीट फैक्ट्री से आता है कि इन लोगों का रहना यहाँ पर मुश्किल है और इस वजह से अब ये लोग परेशानी में। हमारे साथ कुछ लोग, हम इनसे सीधे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिलाल। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये या तो बदबू आता है, बदबू से खा नहीं जाता है। कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? कब से है ये मीट फैक्ट्री? कब कौन महीना हो गया ना? 1.5 साल से। अच्छा, तो तब से आप लोग को कैसे, मतलब घर में रहते हैं बदबू आते रहते हैं? बदबू आते रहते हैं, जिस टाइम खाने बैठते हैं उस बदबू आता है तो उल्टी होता है। तो क्या करिएगा अब, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? कोई हमारा पैसा है, अब सरकार का मर्जी, आपका मर्जी। सरकार इस पे कुछ नहीं कर रहा है। हमको भागना है तो भाग जाएंगे यहाँ से, क्या करेंगे?